हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग यूजीसी नेट 2024 के लिए हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। और आज हमारी ये क्लास 2 है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 1 हो चुकी है। आप अगर नहीं देख पाए थे, मिस हो गई थी आपसे, कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में यूजीसी नेट 2024 टारगेट बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक कीजिएगा। वहां पर जो भी लाइव हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस को मैं वहां पर सेव कर रही हूँ, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सेल्फ लर्निंग हमारा चैनल है जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ संबंधी एग्जाम्स होते हैं, सीटेट जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं। और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम्स भी हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो एक बार जरूर आप चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेट करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ में वहां शेयर कर दूंगी, तो आपको नोट्स भी प्रॉपर मिलते जाएंगे। बस आपको हमारे साथ में जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने की प्रोसेस में जैसे ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करेंगे, आपको 29 रुपए देना है। 29 रुपए में आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, और 29 रुपए बहुत छोटी सी ही रकम होती है जिसको आप आसानी से दे सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे रेगुलर सदस्य बन सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे इस चैनल के वो आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम टारगेट स्टडी की। तो हम एग्जाम टारगेट को रखते हुए स्टडीज कर रहे हैं, और अपनी जो चैनल है उसमें मैं रेगुलरली क्लास लूंगी। उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। और आपको अगर टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है तो कोई ना कोई बुक जरूर खरीदनी चाहिए। आपको रेगुलरली एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना है। आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देखें, आप किसी और से रिलेट करते हैं तो उसको देख सकते हैं। और 5 सालों के आपको पेपर्स करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम की, है ना। जो भी एग्जाम आप अभी जून के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स हैं, नंबर्स हैं। आप इन पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं या iOS यूजर्स हैं, दोनों की ही लिंक आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे वहां पर आपको फर्स्ट ये 2 लिंक मिलेंगी, आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं तो हमारे एप्लीकेशन में नोट्स है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलें बिना देरी करे आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 2 है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, ये है आपका पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। देखिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारे पास सिलेबस होता है सामने ना, तो हमें याद रहता है कि हमें कितना पढ़ लिया है, कितना हमें अभी और पढ़ना है ना। तो टीचिंग के जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने कल पढ़े थे, है ना, कि टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम उसे कहते हैं, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, क्या उद्देश्य है। और उसके बाद में लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब जो टीचिंग है ना उसके स्तर क्या क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के स्तर बताए गए थे, जिसको हमने कल थोड़ा ही पढ़ा था, जिसके बारे में हमने सिर्फ नाम के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी थी, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है टीचिंग की वो भी पढ़ी थी। तो आज के इसमें मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, टीचर्स जो हैं क्या है, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स एट 3 लेवल्स। देखिए, 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स के बारे में मैंने बताया था। जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो 3 स्टेजेस भी आती हैं, ऐसे स्टेजेस आती हैं। जैसे कि पहले तो प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें बच्चा बिल्कुल अबोध होता है, कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद फिर आती है मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा बाल अवस्था को क्रॉस कर जाता है, बाल अवस्था में चाइल्डहुड स्टेज जो होती है उसको पार कर देता है। फिर आ जाता है, हम किशोर अवस्था की बात करते हैं, जिसको हम एडल्टहुड कहते हैं ना, एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस से लेकर एडल्टहुड तक चले जाते हैं। तो ये तीनों ही लेवल होते हैं जो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मेमोरी लेवल के बारे में। प्राइमरी लेवल का बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल अबोध होता है, कुछ नहीं जानता, उसको सब कुछ सीखना पड़ता है। अब उसे एबीसीडी बताई जा रही है तो वो ये नहीं सोचेगा कि एबीसीडी का मतलब क्या होता है, वो बस याद करेगा।
1 2 3 याद उसको बताई जा रही है, तो 1 2 3 क्या होती है ये नहीं समझेगा, बस 1 2 3 को याद करेगा, है ना। तो शिक्षक जो है वो 3 स्तरों में छात्र को पढ़ाते हैं। और शिक्षार्थियों के विकासात्मक चरण को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट स्टेज, इसी को कहा जाता है। तो चरण को ध्यान में रखना होगा ताकि हम शिक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। अब डेवलपमेंट स्टेज की बात वही हो रही है कि छोटा बच्चा है या मिडिल स्टेज का बच्चा है या फिर किशोर अवस्था का बच्चा है, जिस तरीके से उसकी विकासात्मक अवस्था होगी उस हिसाब से उसको शिक्षण कराया जाएगा। अब मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो प्राइमरी स्टेज का है, जो अभी बच्चा बोलना चलना ही सीखा है, अगर आप उसे बड़े बड़े लेक्चर्स देंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर कोई एडल्टहुड का बच्चा है या फिर किशोर अवस्था का बच्चा है, 11th 12th का बच्चा है, उसको आप छोटे छोटे से चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो कहेगा क्या बचकानी हरकतें हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से जो स्तर होता है उस हिसाब से ही टीचिंग होती है। तो ऐसे 3 स्तर बताए गए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है जो स्टार्टिंग स्तर होता है वो होता है मेमोरी लेवल, है ना, जब हम इसे स्मृति स्तर कहते हैं, जिसमें हर चीज याद की जाती है ना। इसको इसमें जो इसकी विशेषता होती है लीस्ट थॉटफुलनेस का मतलब होता है कि आप विचार शक्ति आपके अंदर नहीं है, सोच नहीं रहे हैं आप किसी चीज के बारे में, जो भी बताया जा रहा है अनार का आम का, जो भी बताया जा रहा है आप उसे रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए इस स्तर को क्या कहा जाता है, मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा जो स्तर होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मतलब समझदारी का। इसमें जो थॉटफुलनेस यहाँ पर 0 थी, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर थॉटफुलनेस आ जाती है, बच्चा कुछ कुछ समझने लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हर्बर्ट ने बताया है और इसके बारे में बताया है मॉरिसन ने, ठीक है। ये भी नाम आपको याद रखने हैं। हर्बर्ट की पंचपदी आपने पढ़ी होगी, जब जो भी स्टूडेंट्स बीएड करके आए उन्होंने पढ़ी होगी। अब अगला लेवल जो आता है वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें बच्चा चिंतन स्तर में चला जाता है। मतलब आप उससे कोई भी चीज बता रहे हैं ना, तो वो केवल आपके बताने से उस चीज को याद नहीं कर लेगा, वो अपनी विचार शक्ति के बारे में भी पता करेगा, सोचेगा, समझेगा। जब ही तो यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। आपने जो कुछ भी उसे समझाया है उसको फिर अपने लेवल पे जाकर नए नए मॉडल क्रिएट करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना वो आप किताबी भाषा बता रहे हैं, आप अपने ज्ञान से बता रहे हैं, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसकी जो दिमाग का स्तर है ना, वो अपने स्तर से चिंतन को स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मोस्ट थॉटफुलनेस वाली अवस्था आ जाती है। तो क्लियर हुआ ना ये 3 ये जो 3 लेवल हो गए हैं, इन तीनों लेवलों के बारे में हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। मेमोरी लेवल की जो बात है, देखिए ये है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन में ये एक तरीके से एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इस इंफॉर्मेशन को फीड किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। आजकल यही चीज बहुत ज्यादा हो गई है कि हमारे पास सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, जो हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते ही नहीं है, हम केवल उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड करते जाते हैं, फीड करते जाते हैं, फीड करते जाते हैं। अब इतनी ज्यादा हो जाती है ये इंफॉर्मेशन कि हमारे पास में सोचने समझने की शक्ति बचती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को सुन रहे हो ना, तो ऐसे ही नहीं कि आपने सुना और आपने उसको सच मान लिया, आपको उसको एनालिसिस भी करना है अपने दिमाग के स्तर पे कि जो भी चीज कही जा रही है। अब ये कहा जाता है ना, ये वाला मैसेज 100 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं करोगे तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई तर्क है? कुछ तर्क नहीं है, लेकिन लोग कर देते हैं फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। लेकिन आपका स्तर जो है वो मेमोरी लेवल का नहीं रहा। अब आपका स्तर बड़ा हो गया है तो आप कम से कम उस चीज को तर्क अवस्था में अपनी सोचें तो, समझें तो, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज टू द लर्नर। मतलब मेमोरी लेवल का मतलब तो ये होता है कि आप बच्चे को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिससे उसके अंदर ये उसका जो ब्रेन है उसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है वो इम्पार्ट कर दी जाए, ठीक है। आगे बढ़े हम। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसमें समझदारी हो जाती है, बच्चा अपने सहपाठियों के साथ में घुलता मिलता है, बात करता है, ठीक है। तो लर्नर क्या होता है, रिक्वायर द कंप्रेंड
द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट पर बात करने लगता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बच्चा बात करने लगता है, उन चीज़ों के रिलेशन, जो भी दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में बात करने लगता है। अब यहाँ पे बात करने शुरू हो जाती है, एक्स इज इक्वल टू वाई के बारे में बात की जाती है, तो क्वेश्चन सीरीज बनना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग होने लगता है। अब बच्चा बहुत कुछ समझने की कोशिश करने लगता है अपने आप से ही। तो अप्लाई फैक्ट्स चीज पे बात करता है, कॉन्सेप्ट पे बात करता है, प्रिंसिपल पर भी बात करता है। ठीक है, तो दूसरा स्तर है ये, है ना, मेमोरी का दूसरा स्तर। अगली बात आ जाती है रिफ्लेक्टिव पे। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो कुछ भी चीज ना केवल इसलिए नहीं समझता सीखता है कि आपने उसको बता दी, वो हर चीज को एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन ली है, तो आप छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको डॉट मिल रहा है, उसको डॉट को कनेक्ट करते हुए आप उसकी एक पिक्चर बनाएंगे। उस पिक्चर को बनाने के बाद में आप सोचेंगे कि हाँ अब इसका सही रूप ये है। ठीक है, इसके बाद में एनालिसिस भी करता है, एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण करना, और सिंथेसिस भी करता है जिसको संश्लेषण का मतलब होता है। ये दो तीन चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, उन सब चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करना है और एक किसी पिक्चर को बनाने की कोशिश करना है। मतलब बहुत सारे आपको क्लू मिलते हैं ना, क्लू से आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो। तो ये लेवल हो जाता है जिसमें बच्चा अपना दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया ना, तीन स्तर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मेमोरी लेवल जिसमें कुछ भी हमको सिखाया समझाया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर आ जाता है थिंकिंग स्तर जिसमें आपको खुद अपना माइंड इस्तेमाल करना आ जाता है। तो अब उस चीज को और अच्छे से समझा जाए तो शिक्षण को स्मृति स्तर पर केवल ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञान आधारित उद्देश्यों को कवर करता है। ब्लूम का नाम अब यहाँ पर आ गया है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि ये ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, किस चीज से बताया जाता है। तो हमारे दिमाग के जो स्तर होते हैं ना, उसको समझाने के लिए ब्लूम ने बहुत अच्छे से अपने इस वर्गीकरण के अंतर्गत समझाया है। तो उन्होंने वर्गीकरण के ज्ञान आधारित मतलब नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो हमारे ज्ञान आधारित उद्देश्य होते हैं, नॉलेज बेस्ड उद्देश्य जो होते हैं, उसमें बच्चा जो है वो मेमोरी स्तर में किस तरीके से उसको इंक्लूड करता है, उसको समझाया जा रहा है। तो यहाँ बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को, घटनाओं को, विचारों को, अवधारणाओं को पहचानता है, याद करता है, याद रखना सीखता है और उन्हें स्मृति में बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चे के अंदर यहाँ पर एक तरीके से ये भी आ जाता है ना कि उसका खिलौना अगर कहीं पर रखा है, किसी ने छुपा दिया है, तो वो जाकर ढूंढ के लेकर आता है, क्योंकि अब उसके अंदर ना याद रखने और समझने की स्थिति डेवलप हो गई है। आगे आ जाता है यहाँ पर टीचर dominated method are used like drill, review and revision and asking question। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक प्रधान मेथड होती है, मेमोरी लेवल जो फर्स्ट वाला होता है उसमें शिक्षक प्रधान होते हैं, मतलब बच्चे को जो भी टीचर समझा रहा है वही बच्चा सीखता है। ठीक है, शिक्षक प्रधान तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रिल करना, समीक्षा करना, पुनर्परीक्षण करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक, लिखित और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये स्तर बताया जा रहा है उसमें किस तरह से परीक्षाएं होती हैं। दूसरा जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में आता है। बच्चा क्या हो रहा है, बीच का स्तर आ गया है। एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा था, है ना, और यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत समझदार है। लेकिन इसका जो बच्चा है ना, उसका जो स्तर है उसकी बात की जा रही है, यानी कि फिफ्थ सिक्स क्लास के जो बच्चे होते हैं ना उनकी। अब आप सोचो, अगर आप टीचिंग करे हो कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स इस स्तर के होते हैं ना, ना तो वो बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं, लेकिन वो अजीब तरीके के प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों की जो जिज्ञासाएं होती है उसे समझ में आता है कि उनका दिमाग अब क्या है ना, काम करना शुरू कर दिया है। तो मेमोरी लेवल के बीच का होता है। शिक्षण के इस चरण में मध्यम स्तर का विचारशील व्यवहार शामिल होता है। यह चिंतनशील स्तर के शिक्षण अधिगम के लिए एक पूर्व आवश्यकता है, जिसके लिए उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, द टर्म अंडरस्टैंडिंग लिटरली मीन्स टू कंपेयर, टू ग्रेस्प एंड हैव नॉलेज ऑफ, टू लर्न, इंटरप्रेट एंड टू इन्फर। यानी कि समझ का मतलब है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझ से है ना। तो समझ शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, समझना,
समझाना, ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, व्याख्या करना और अनुमान लगाना। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाती है। अगला अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल की और बात करते हैं, अब तीसरा जो स्तर आ गया है, इसमें क्या हो रहा है, शिक्षण का जो स्तर है वो क्या है, चिंतनशील स्तर हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया है, इसमें स्टार्ट है ना। ये सीखने का चरण है जब छात्र दोहराते नहीं है, मतलब एबीसीडी बार रिपीट नहीं करेंगे और पूछे गए प्रश्नों को संशोधित या उत्तर नहीं देते हैं। वे अवधारणाओं को समझते हैं, सीखते हैं, परस्पर संबंधित व्याख्या करते हैं, बल्कि वे प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 10th क्लास के जो बच्चे होंगे ना, उनकी बात आ जा रही है यहाँ पर। जो बच्चा मतलब सोचने समझने वाला हो गया है, एनालिसिस करने वाला हो गया है। ठीक है, अब शिक्षण के चिंतनशील स्तर, अब मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जरूर देख लीजिए। टू डेवलप इनसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनसाइट को डेवलप करना मतलब अंतर शक्ति को डेवलप करना। ठीक है, समस्याओं को हल करने की कोशिश करना। अब कई सारी चीजें ना, हर चीज आपको नहीं समझाई जाती, हर चीज नहीं बताई जाती, तो आपके अंदर इतनी सूझ, इनसाइट का जो सही अर्थ होता है वो होता है सूझ। इस सूझ को डेवलप करना जिससे कि आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाए। दूसरा आ जाता है टू डेवलप द रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, तर्क संगत आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। अब अगर हम, एक होता है अच्छा तर्क जिसको हम गुड लॉजिक कहते हैं, एक होता है हर चीज में तर्क करना, है ना। तो गुड जो तर्क संगत चीजें होती हैं उसको डेवलप करना। अगर कहीं पे भी कहीं कहा जाता है कि आपसे कहा जाता है कि पर्पल कलर आपको बनाना है, तो पर्पल कलर बनाने के लिए कौन से दो बेसिक कलर की आवश्यकता होगी, ये तर्क करने के लिए बच्चा बात करेगा, सोचेगा, क्रिटिकली अपने आप को सोचने पर विवश करेगा। अगली है टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टूडेंट, है ना। स्वतंत्र सोच और निर्णय को विकसित करने की क्षमता को विकसित करना, मतलब अपने आप की स्वतंत्र सोच को डेवलप करना है कि उन्हें आगे जाकर क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उस चीज पर विचार करने की एबिलिटी को डेवलप करना, है ना। हम स्पून फीडिंग को हमेशा से ही खतरनाक मानते हैं, मतलब ये नहीं कि बच्चे को आप फीड करते जाओ और वही सीखता जाए बच्चा। बच्चे की खुद की थिंकिंग को डेवलप होना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन की बात कर लेंगे हम। एक आ जाता है रिवाइज्ड कॉग्निटिव डायमेंशन, फिर आ जाता है साइकोमोटर और ये इफेक्टिव। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन की बात करी जा रही है, जिसको कहा जाता है संज्ञानात्मक डोमेन। अब ये क्या होता है, संज्ञानात्मक का मतलब, जहां पे आप देखना ये संज्ञान शब्द का उपयोग हो ना, संज्ञान शब्द का उपयोग होगा, इसका मतलब होगा बौद्धिक स्तर की बात कही जा रही है। ठीक है, जो हमारी बुद्धि पर आधारित होता है। तो ये बौद्धिक क्षमता होती है, सोच और ज्ञान के विकास से संबंधित होता है। यह सीखने का मुख्य क्षेत्र होता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो मतलब है कि हम अपने संज्ञानात्मक डोमेन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेनली नॉलेज कैसे आता है, हाउ एंड व्हाई, मतलब ये नहीं कि आपको सिखाया आपने सीख लिया, हमेशा क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, कैसे और क्यों, क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है ऐसा, कब होता है ऐसा, इस तरीके की सोच जागृत होना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इस तरीके के क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका जो ब्रेन है बहुत एक्टिवली वर्क करता है। और कुछ भले उनके नंबर अच्छे ना आए स्टूडेंट्स के, लेकिन जो उनका दिमाग है उसका विकास बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज के बारे में समझ करते हैं, समझ के पढ़ने की कोशिश है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो केवल जो बुक में लिखा है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनको सिर्फ रट लेते हैं, रट के उसका आंसर बिल्कुल एज इट इज याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में तो वो अच्छे मार्क्स पा लेते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आता है ना तो उनकी बहुत अच्छी कहना चाहिए क्या, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बन पाती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो खुद अपने दिमाग से सोचकर किसी चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, इसका डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। और टीचिंग में एक टीचर को बहुत जरूरी है ये करना कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को वो डेवलप करे। आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड
जैसे कि एक एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं हम। शरीर में प्रमुख हड्डियों के नाम बताना, ये समझना कि हमारे पास में ज्वार भाटे क्यों आते हैं। अब यहाँ पर ये बात है शरीर में प्रमुख हड्डियों के नाम बताना। हमारे पास में ज्वार भाटे क्यों आते हैं, मतलब ज्वार भाटे का मतलब समझते हो, जब समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आती हैं। इन दोनों पर विचार करना प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये बात है ना, शरीर की मुख्य हड्डियों के नाम बताना, ये तो हड्डियों के नाम तो गिन के बता दीजिए, लेकिन ये समझना है कि ज्वार भाटे क्यों आते हैं, क्यों होता है ऐसा। जैसे आपने सुना होगा ना, पूर्णिमा के आसपास समुद्रों की लहरें जो है ना, वो लहरें बहुत ऊपर ऊपर तक जाती हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं, जैसे चांद को छूना चाह रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के कारण को समझना, कि ना सिर्फ जो लिखा रटाया रटाया आंसर है उसको याद कर लेना। ठीक है, अगली बात आ जाती है इफेक्टिव डोमेन के बारे में बात आ जाती है, और ये कर्थ होल की टैक्सोनॉमी है। इसके बारे में जो नाम है वो हम बाद में याद करेंगे, या फिर उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। दूसरा डोमेन आ जाता है इफेक्टिव डोमेन। अभी हमने कौन सा डोमेन पढ़ा था, कॉग्निटिव डोमेन। अब दूसरा डोमेन जो है वो इफेक्टिव डोमेन है। इसको क्या कहा जाता है, प्रभावी डोमेन भी कहा जाता है। इनका अर्थ समझना, यहाँ पर जो बात आ जाती है वो इमोशंस की बात आ जाती है, भावनात्मक जो डोमेन है उसकी बात आ जाती है। अब भावनात्मक स्थिति क्या होती, देखिए हमारे ना क्वोशेंट भी होते हैं। एक होता है आईक्यू, जब हम बात करते हैं केवल किसकी, इंटेलिजेंस की। एक होता है ईक्यू, ईक्यू में बताया जाता है क्या, इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति है, अगर वो बैलेंस है तो हमारा जीवन भी बैलेंस चलता है। तो यहाँ पर भावनात्मक डोमेन की बात कही जा रही है। ठीक है, जो इफेक्टिव डोमेन है वो किस चीज पर फोकस करता है, एटीट्यूड पर, वैल्यूज पर, इंटरेस्ट पर, एंड एप्रिसिएशन ऑफ learner. This domain include the manner in which individual deal with emotionally such feelings, values, appreciation, enthusiasm, motivation and attitudes. अब यहाँ पर जो बात है ना, देखो हर चीज जिंदगी में जरूरी होती है। अगर आप बौद्धिक स्तर पर अच्छे हो तो केवल बौद्धिक स्तर पे ही अच्छे होने से आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे, आपका इमोशनल लेवल पे भी जरूरी अच्छा होना है, क्योंकि हम रोबोट नहीं, हम इंसान हैं। तो इंसान होने के कारण आपके अंदर एटीट्यूड होता है, आप चीजों को किस तरीके से लेते हो। अगर आपके साथ में बुरा फेस चल रहा है तो आप उस चीज को कैसे ले रहे हो, आपकी वैल्यूज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अप्रिशिएशन से क्या फायदा आपको लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। जब हम अप्रिशिएट किसी को करते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज कर जाता है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारा डोमेन जो है ना वो हमारे इमोशन पर आधारित होता है, और इमोशन जो होते हैं उसी से हमें अप्रिशिएशन मिलता है। इंथुसियाज्म मतलब हमारे अंदर उत्साह होता है, हमारी अंदर मोटिवेशन का संचार होता है, और हमारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाए हम। नेक्स्ट जो होता है साइकोमोटर डोमेन की बात की जाती है, सिम्पसन टैक्सोनॉमी के बारे में बात की जाती है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। साइकोमोटर, अब बात कर लेते हैं साइकोमोटर, बहुत अच्छा शब्द है। साइकोमोटर हिंदी में भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मोटर शब्द से क्या मतलब है, अब ये नहीं है कि मोटर से हम यहाँ किसी गाड़ी या घोड़े की बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसी बात कही जा रही है जो हमारी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जो होती है, मतलब हम शारीरिक रूप से फिजिकल एक्टिविटी से जो चीजें हम सीख रहे हैं। सपोज करते हैं, एक तो आपने बुक पढ़ी, ठीक है, बुक में आपने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन उसी चीज को आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, जिसमें आपकी शरीर की सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, साथ ही साथ में आपका शरीर भी काम कर रहा है। तो वो वहां पर जहां आप क्रिया विधि में आ जाते हो, मतलब आपकी शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं, वो आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन इज बेस्ड ऑन ब्लूम बर्थवॉल टेक्सोनॉमी या फिर सिम्पसन टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पर यूटिलाइजिंग मोटर स्किल, मोटर स्किल का मतलब वही जो गत्यात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। अब इसमें कैसे कोऑर्डिनेटिंग करना है, मतलब दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ठीक है, और किस तरीके से इसमें मास्टरी आपको लेकर आना है। ठीक है, तो ये वाली बात की जाती है। अब मास्टरी की बात क्या हो जा रही, जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन केवल लिखने पढ़ने से, इमोशनल से नहीं होता है, उसका खेलना कूदना भी जरूरी है। मोटर एक्टिविटी में उसके शरीर के जैसे चलाए मान हो, उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स वर्क करें, तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है मोटर एक्टिविटी होती है। अब जैसे कई सारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े एबनॉर्मल होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा जो थोड़े बच्चे मेंटली थोड़े एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है
कि उनका दिमाग और उनके शरीर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना या सिंक्रोनाइजेशन है वो सही नहीं बैठता, इसलिए उनका दिमाग से वो कुछ सोचते हैं उस तरीके से उनका शरीर एक्ट नहीं करता। तो उनकी किस चीज में प्रॉब्लम होती है, मोटर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम होती है। इसी को उसको फिर ठीक करने की कोशिश की जाती है। फिर आ जाता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या मतलब क्या होता है, टीचिंग इज डोमिनेटिंग बाय कम्युनिकेशन विच इज वाई डायनेमिक इन नेचर। शिक्षण में संचार का प्रभुत्व होता है और प्रकृति में बहुत गतिशील होता है। टीचिंग चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। इट्स environment consists interaction among three variables: independent, dependent और intervening वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यवर्ती चक्र। अब देखिए डायनेमिक इन्वायरमेंट की बात होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो टीचिंग को अगर प्रभावी बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो टीचिंग को प्रभावी बनाना है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से नेचर चेंज होता है उस तरीके से मोटो एकदम ऐसा नहीं स्मूथ चल रहा हो, इस तरीके से होना चाहिए, मतलब उसमें नया नवाचार आना जरूरी होता है। और जिस तरीके का टाइम हो प्लेस हो उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीन तरीके के एनवायरमेंट कंसिस्ट अमंग थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब कैसे कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब एक तरीके से ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। दूसरा हो जाता है डिपेंडेंट और तीसरा मध्यवर्ती, मतलब दोनों में बीच का जो रास्ता निकाल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इट्स अ बाइपोलर। अब देखो टीचिंग जो है वो बाइपोलर प्रक्रिया है, हालांकि ट्राइपोलर है, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन मेनली देखा जाए तो एक टीचर होता है, दूसरा क्या होता है, लर्नर। दोनों के बीच में एक्टिविटी होती है, तो इसको हम कहा कहते हैं क्या, टीचिंग। और ट्राइपोलर की प्रक्रिया होती है तो क्या हो जाता है, एक टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है और तीसरा होता है करिकुलम, कि आप उसके साथ में जुड़ रहे हैं तो उसे क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप उसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप आपके पास में एक खाका तैयार है ताकि आप भटके ना और टीचिंग को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से पढ़ाएं। तो ये टीचिंग प्रोसेस ट्राइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ जाता है, इसको कहा जाता है चतुष्कोणीय, जिसको क्वाड्रिपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट हो जाता है टीचर, फिर आ जाता है करिकुलम मतलब सिलेबस, फिर आ जाता है लर्नर, फिर आ जाता है फिजिकल क्लाइमेट, और ये हो जाती है पूरी टीचिंग प्रोसेस। पर मेनली बेसिकली देखा जाए तो टीचर और लर्नर दो मेन स्तंभ होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करिकुलम होता है, अगर करिकुलम को सिलेबस भी कहते हैं, विषय वस्तु भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे को क्या पढ़ाना है आपको सारी चीजें पता है, ताकि आप समय सीमा के अंतर्गत टीचिंग भी कर पाए, एनालिसिस भी कर पाए, इवेल्युएशन भी कर पाए और बच्चे का विकास भी कर पाए, तीनों तरह का, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी, फिजिकल भी और इमोशनल भी, कॉग्निटिव। ठीक है ना। और चौथा, इसीलिए फिजिकल क्लाइमेट की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी स्टूडेंट्स बीएड करके आए हैं उन्होंने माइक्रो टीचिंग का बड़ा काम किया होगा। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप जो टीचिंग करते हैं ना, बड़े लेवल पे आप टीचिंग कर रहे हैं, उसी का प्लान, छोटा छोटा सा प्लान बनाया जाता है। 5-5 10-10 मिनट के लेक्चर बनाए जाते हैं ताकि जिससे आप जो टीच करना चाह रहे हैं उसके प्लान को जज किया जाए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लर्निंग और टीचिंग स्किल को इन्हेंस करता है। इसके बाद में ये रियल टीचिंग की सिचुएशन को पैदा करता है, यानी बताता है जिस तरीके से आप रियल टीचिंग के लिए जाएंगे कि एक क्लासरूम होगा, क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे जाएंगे और एक टीचर होगा जो पढ़ाएगा, बाकायदा एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर जो टीचर्स बैठते हैं ना, वो स्टूडेंट्स उसके ही कलीग्स होते हैं, साथ में जो सहपाठी होते हैं वो होते हैं। और जो टीचर है ना, जो स्टूडेंट टीचर है, मतलब जो पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ाओगे, कितने 5 मिनट का अगर आपका प्लान है तो उसमें आपको क्वेश्चन भी पूछने हैं, एक्सप्लेन भी करना है, होमवर्क भी देना है, तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे, उस चीज को उसकी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सूक्ष्म स्तर पर होता है, इसीलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड ने इसको, स्टैनफोर्ड तकनीक में योजना बनाना, योजना बनाना, पढ़ना,
ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को की प्रथाओं को लागू किया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग को थोड़ा साइकिल से समझ लेते हैं। पहला हो जाता है प्लान करना, फिर टीच करना, फिर बच्चों से, जो भी आपके सहपाठी हैं उनसे फीडबैक लेना। अब फीडबैक पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आपको फिर से प्लान करना है, फिर से पढ़ाना है और फिर से फीडबैक लेना है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस एक तरह से आगे बढ़ती है, तो इसको माइक्रो टीचिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक है ना। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में हम और आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको मैं आपको समझाती रहूंगी आगे। तो ये था आज का हमारा ये क्लास जो फिनिश हो रही है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, जरूर बताइएगा। जैसे ही हमारी ये यूनिट आगे बढ़ेगी, तो कल हमारी क्लास 3 होगी, तो हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं तो उनके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और उसके आंसर्स देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस क्लास में ये फिनिश करती हूँ। कल फिर मिलते हैं हम समय पर। हमारा याद रखिएगा, शाम को 7 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है। और जो भी आपकी तैयारी होगी उसको हम बहुत अच्छे से इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ।